विद्यार्थियों, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण। तो जो कार्बनिक विलय होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, उनका स्थानांतरण, उनका पथ क्या होता है, उनका मार्ग क्या होता है, वो कहाँ से कहाँ स्थानांतरित होते हैं, बनते कहाँ हैं, पहुँचते कहाँ हैं, और उन्हें उस पथ को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि जो कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण है, वास्तविक देखा जाए, आप जानते हैं पत्तियां और अन्य कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से वहां कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, स्रोत या सोर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, स्रोत, सोर्स। और जहां इनका एक तरीके से संचय या उपापचय में यूज होता है, जैसे जड़ और तना, उन्हें सिंक कहते हैं। तो सिंक में क्या होगा, उपापचय या संचय होगा, और उदाहरण जड़ या तना होंगे, और निर्माण कहाँ होगा, पत्तियों में, अन्य भागों में, जो कि स्रोत का कार्य करेंगे। तो स्रोत में निर्माण होगा, सिंक में संचय होगा। अर्थात पत्तियों में कोई भाग, पत्तियों में कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं, जबकि जड़ और तना में क्या होता है, उनका संचय होता है और उपापचय होता है। अब स्थानांतरण का मार्ग अगर हम देखें, निम्न शैवालों में ध्यान रखिए, जो निम्न शैवाल होते हैं उनमें प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, अतः वहां पर कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता। निम्न शैवालों की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रायोफाइट में देखें, रिक्सिया, मार्किंसिया में वहां कुछ कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं संचय का कार्य करती हैं। तो निश्चित रूप से रिक्सिया और फ्यूनेरिया, जो कि ब्रायोफाइट है, वहां स्थानांतरण होता है। अब तीसरे उदाहरण में हम उच्च पौधों की बात करें, तो उच्च पौधों में आप जानते हैं बच्चों, जैसे पौधे का शीर्ष भाग है, जैसे पौधे का ये शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग पत्ती की तुलना में बहुत दूर होता है, लगभग 50 मीटर की दूरी होती है। मान लो ये शीर्ष है और ये पत्ती है, तो निश्चित रूप से इसकी दूरी काफी होती है। तो ये दूरी लगभग 50 मीटर होती है। तो निश्चित रूप से इतनी सारी दूरी होते हुए तो एक निश्चित स्थानांतरण तंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि एक विस्तृत होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए। तो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें स्थानांतरण होता है, रिक्सिया, मार्किंसिया में होता है, लेकिन निम्न श्रेणी शैवालों में नहीं होता है। ध्यान रखना, ये स्थानांतरण का मार्ग समझ चुके हैं। अब स्थानांतरण के मार्ग को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो पत्तियों से निर्मित जो भोजन है वो फ्लोएम के भाग, फ्लोएम का एक भाग घटक रहता है, जिसे कहते हैं सीप ट्यूब, चाली नलिका। तो चाली नलिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, उसका स्थानांतरण जड़ और तने में किया जाता है पत्तियों से। तो तुम्हें कोई पूछता है तो स्थानांतरण, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण तो बताना है चाली नलिका का। अब उस प्रयोग में वैलेंट प्रयोग, जिसे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम ऐसा करते हैं कि पौधे की छाल को हटा देते हैं, लेकिन जाइलम नष्ट नहीं होना चाहिए। छाल को हटाने पर जाइलम नष्ट नहीं होना चाहिए और फ्लोएम नष्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब है, और जब हम चीरा लगाते हैं, इसमें एक कट लगाते हैं, एक रिंग बनाते हैं, वास्तव में चीरा नहीं, रिंग बनाते हैं पौधे में, उसके तने पर, तो पत्ती, सबसे पुरानी पत्ती के नीचे बनाते हैं रिंग। तो ये रिंग बना दी, तो पत्ती के जो द्वारा संचित भोजन है वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ रिंग बना दी गई है। तो ये भाग खुल जाएगा, जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए, संचित हो जाते हैं, जबकि नीचे के भाग में कम वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाते हैं, अर्थात ये बाद में नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो प्रयोग है यहाँ, इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि कार्बनिक पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो चाली नलिकाओं द्वारा होता है, क्योंकि फ्लोएम नष्ट हो गया है। तीसरे में छाल के कटाव के। अब जो पर्णपाती पौधे होते हैं, उसी में उसकी छाल में कोई चीरा लगा दिया जाता है, जिस चीरे में क्या नहीं होना चाहिए, जाइलम नष्ट नहीं होना चाहिए। और जाइलम अगर नष्ट नहीं हुआ है और फ्लोएम नष्ट हो गया है, तो निश्चित रूप से फ्लोएम से एक शर्करा युक्त बहाव, स्राव निकलेगा, जो कि वास्तव में किन से निकलता है, फ्लोएम की चाली नलिकाओं से निकलता है। निरीक्षण करने पर निरीक्षण करने पर पता चलता है कि वास्तव में वो स्राव जो निकला है वो चाली नलिकाओं से निकला है, क्योंकि जाइलम हमने नष्ट नहीं होने दिया, जाइलम से निकला नहीं है।
जैसे हम इस पौधे में यहाँ पे एक चीरा लगा देते हैं, तो जाइलम नष्ट ना हो, केवल फ्लोएम नष्ट हो, तो जो शराब निकलेगा वो केवल 40 नलिकाओं से निकलेगा डायरेक्टली। तो यहाँ भी सिद्ध होता है कि वास्तव में 40 नलिकाएं क्या होती हैं, उनकी एक तरीके से भाग होती है, किसकी, कार्बन ब्लैक होल। अब एक रेडियो प्रेशर तकनीक, इसमें क्या करेंगे हम, जब किसी पौधे को हम CO2, जिसमें कार्बन का एक तरीके से समस्थान है C12 ना होकर 14 होता है, तो रेडियो आइसोटोप युक्त CO2 से क्या करते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कराते हैं और कुछ समय के अंतराल पर तने व पत्तियों को हिम शुष्क करते हैं। तने व पत्तियों को हिम शुष्क करने के बाद फिर रेडियो या एक्सरे के संपर्क में ले जाते हैं, और एक्सरे के संपर्क में ले जाते ही क्या होगा, रेडियो उत्सर्जन होगा, और रेडियो उत्सर्जन से वो पट्टी क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, प्लेट काली पड़ जाएगी, और उसका निर्धारण या निरीक्षण करने पर हमें पता लगेगा कि वास्तव में जो कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण है वो 40 नलिकाओं द्वारा होता है। तो तीनों प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि फ्लोएम की 40 नलिकाओं द्वारा ही क्या होता है, कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों आपने पढ़ा सिंक, पहला स्रोत पढ़ा, जो पत्तियां होती हैं, जड़ तना सिंक का कार्य करती है, संचय का, और पत्तियां निर्माण का कार्य करती है कार्बन के। इसमें पथ पढ़े आपने, निम्न शैवाल, गैक्सिया मार्केंसिया, निम्न शैवाल में होता नहीं है, उच्च श्रेणी, और गैक्सिया मार्केंसिया ब्रायोफाइट में स्थानांतरण होता है कार्बन विलयन का, और इन प्रयोगों द्वारा आपने समझा। तो बच्चों आपने केवल स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न प्रयोग और उसके मार्ग को स्पष्ट करने वाले उदाहरणों को समझा, और सिंक और स्रोत के बारे में समझा। तो कल हम इससे संबंधित अन्य प्रयोगों तथा पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।